हैं हमारा टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश का इतिहास, और इतिहास के संदर्भ में हम प्राचीन काल के इतिहास के संदर्भ को पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश में। और अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का। तो चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दोस्तों। इसकी अगर मैं चर्चा करूं आपसे दोस्तों, तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत को अगर हम पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे 1206 से इसकी शुरुआत होती है लगभग, और 1526 के समथिंग तक ये इतिहास मध्यकालीन इतिहास हम चलेंगे या इसको हम इस संदर्भ में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, और पहला जो हम सल्तनत का काल पढ़ेंगे यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का काल। तो चलिए पढ़ते हैं इसको 1206 से 1526 के संदर्भ में। दिल्ली सल्तनत काल की अगर मैं बात करूं, यानी कि दिल्ली पर इस समय किसका प्रभुत्व ज्यादा रहा था, या दिल्ली से किसके अधिग्रहण में कौन कौन से राजा रहे हैं, उसका हम यहाँ पर थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे दोस्तों। तो कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको नोट्स करवाऊंगा, वह आप मेरे साथ नोट्स करके चलिए। तो अगर मैं बात करूं, सन 1019 में महमूद गजनी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, ठीक है। यानी कि दिल्ली में उस समय जो सरदार था वह कौन था, महमूद गजनी, और उसका प्रभुत्व उस समय कहां पर था, ग्वालियर पर भी उसने आक्रमण किया था। सन 1019 की बात हो रही है दोस्तों। ये अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो आप देखेंगे महमूद गजनी ने ही फिर आगे चलकर अपना शासन किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। अगर आप इतिहास में थोड़ा सा रुचि रखते हैं और इतिहास अगर आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि भारत के इतिहास के संदर्भ की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर बुंदेलखंड में विजय प्राप्त की थी दोस्तों। इसके बाद महमूद गजनी के बाद अगले पॉइंट की हम बात करें, 1234 से 1235 के सन की मैं आपसे बात करूं, तो इसके बाद जो उसका शासन बना वह था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश द्वारा मालवा पर आक्रमण किया गया तथा उसने उज्जैन से काफी सारा धन लूट कर दिल्ली ले गया था दोस्तों। इसी संदर्भ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बात करें अगर मैं 1401 की, तो सन 1401 में होशंग शाह फिर शासक बना। कौन बना, होशंग शाह शासक बना, और इसने होशंग शाह ने मांडू शहर को बसाया एवं इसी मांडू को अपनी राजधानी में बनाई। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो कई बार पूछा गया है, वह मांडू के संदर्भ में ही है कि मांडू शहर को बचाया किसने था। तो उस शासक का नाम क्या है, होशंग शाह। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलिए, मांडू का ही एक अन्य नाम हमको यहाँ से याद रखना है, मांडू का एक अन्य नाम शादियाबाद भी है, जो कि मध्य प्रदेश से इतिहास से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। और इसको आप जानते हैं सिटी ऑफ जॉय यानी कि आनंद की नगरी भी कहकर पुकारा जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मोहम्मद गौरी ने यानी कि गजनी ने ग्वालियर के लोहंग देव को हराया था। ये याद रखेंगे आप, ग्वालियर में उस समय जो शासन था गौरी के समय वह थे लोहंग देव, तो लोहंग देव को हराया था महमूद गजनी ने दोस्तों, ठीक, मोहम्मद गौरी इसको बोलते हैं। आगे चलिए, और ऐबक की मैं बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1202 में, वर्ष 1202 की बात हो रही है ईस्वी की, चंदेल के अंतिम राजा जो कि परिमल देव, क्या नाम था, चंदेल वंश के अंतिम राजा परिमल देव को कलिंजर के युद्ध में हराया था दोस्तों। कलिंजर के युद्ध से काफी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, तो इस संदर्भ को भी आप रखेंगे। कलिंजर का जो युद्ध था वह आखिरी में परिमल देव और चंदेल वंश के राजा थे जो कि, तो उसमें ऐबक ने इनको इस युद्ध में हरा दिया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के काल के बाद अब हम पढ़ेंगे आगे खिलजी आक्रमण के संदर्भ में। और खिलजियों का जो शासनकाल चलता है वह चलता है 1290 ईस्वी से लेकर 1296 के शासनकाल में खिलजियों का शासनकाल माना जाता है। इस खिलजी में भी देखिए आप, जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। याद करेंगे यहाँ से, जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी साम्राज्य का संस्थापक है, इसने मांडू पर आक्रमण किया और उसको लूटा, ठीक है। तो पहला ऐसा सम्राट था खिलजी वंश का। आगे चलकर इसने ग्वालियर में गुंबद आकार का विश्राम गृह भी बनवाया था। जी हाँ, तो ग्वालियर में गुंबद आकार का जो विश्राम गृह आपको देखने को मिलता है वह खिलजी द्वारा या जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ही ये निर्मित है दोस्तों। इसके बाद में आपकी बात करूं, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो उत्तराधिकारी हुआ जलालुद्दीन का, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर के हाकिम के रूप में उज्जैन विदिशा के मंदिर को लूटा। बाद में चंदेरी, धार, मांडू और कलिंजर को भी बहुत ज्यादा स्तर तक अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका खिलजी के संदर्भ से बातें खत्म होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो आक्रमण का काल आता है वह आता है तुगलकों का आक्रमण, यानी कि तुगलक का शासनकाल इनके बाद आ जाता है। इनके अगर मैं वर्ष की बात करूं शासनकाल की, तो 1320 से
89 तक इनका शासनकाल चलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए संस्थापक में अगर तुगलकों की बात करूं तो गयासुद्दीन तुगलक इनका संस्थापक माना जाता है। और इसके प्रांतपति जो था कौन, गयासुद्दीन तुगलक का जो प्रांतपति था उसने दमोह में एक महल बनवाया था, जिस महल का उल्लेख बाटियागढ़ के शिलालेख में देखने को मिलता है। जी हाँ, तो अगर आपसे बात करें कि भाई जो दमोह में प्रांतपति ने, तुगलकों के प्रांतपति ने महल बनवाया, उसके महल का उल्लेख किस शिलालेख में देखने को मिलता है, उस शिलालेख का नाम है बाटियागढ़ का शिलालेख। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद जो अगला शासनकाल आता है दोस्तों वह आता है लोधियों का वंश। और लोधी के संदर्भ में इब्राहिम लोधी जो कि 1517 से ग्वालियर पर इसने हमला किया था, और उस समय ग्वालियर के जो राजा थे राजा विक्रमादित्य सिंह जो कि मान सिंह के पुत्र थे, उनको किसने, इब्राहिम लोधी ने हरा दिया था और ग्वालियर के किले पर अपना शासन या अपना राज्य को स्थापित कर दिया था दोस्तों। तो ये यहां तक बात हुई लोधी साम्राज्य के या लोधी वंश तक की, यहां पर बात खत्म होती है दोस्तों। लोधियों के बाद अगर हम बात करें, उसके बाद जो आक्रमण होता है वह होता है मुगलों का आक्रमण। ठीक, मुगलों के आक्रमण की अगर मैं सन की बात करूं तो 1451 से 1526 ये जो समय काल है यह मुगलों के आक्रमण का वंश माना जाता है। और इसमें देखिए क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है यहाँ पर, वह होती है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों। इसके संदर्भ से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में भी इस घटना का उल्लेख माना जाता है। देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। ये आपका मध्य प्रदेश के संदर्भ से तो ठीक है, लेकिन भारत के इतिहास से भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526, किस किस के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। आगे चलकर 1528 में बाबर ने चंदेरी के राजा, कौन थे, चंदेरी के राजा मेदिनी राय को हराकर चंदेरी पर अधिकार कर लिया। तो किसने अधिकार कर लिया चंदेरी पर भाई, बाबर ने 1528 में किस युद्ध में मेदिनी राय को हराया था, चंदेरी के युद्ध में। आगे चलकर इस युद्ध के दौरान अनेकों राजपूतों स्त्रियों ने जौहर किया था। ठीक है, जौहर आप जानते हैं, हजारों स्त्रियां जो थी, तो अनेक स्त्रियों ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था, आग में आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, तो उसको जौहर कहा जाता है। आगे चलकर देखें तो मेदिनी राय की जो दो पुत्रियों थी, तो उन दोनों पुत्रियों का विवाह उसने अपने दोनों पुत्र हुमायूं और कामरान से कर दिया था। मेदिनी राय ने क्या किया, फिर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह एक बाबर से, एक हुमायूं से और दूसरा कामरान से कर दिया गया। आगे चलकर 1527 की घटना काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो देखें 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराकर, किसको, राणा सांगा जो कि उस समय मतलब शासनकाल था इनका, तो बाबर ने मालवा को भी अपना अधिग्रहण कर लिया और गाजी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गाजी की उपाधि इसने कब धारण की, तो गाजी की उपाधि कब, महाराजा राणा सांगा को हराकर बाबर ने मालवा में अपना शासन स्थापित किया और फिर गाजी की उपाधि धारण कर ली दोस्तों। ठीक, ये तो मुगलों के आक्रमण की यहाँ पर बात खत्म होती है। मुगलों के आक्रमण के बाद हम अगला जो पढ़ेंगे यहाँ पर वह हम पढ़ेंगे सूर्य वंशों का आक्रमण। किसका, सूर्य वंशों का आक्रमण। इनका शासनकाल चलता है वह है 1540 से 1555 तक इनके शासन का काल माना जाता है दोस्तों। देखिए सूर्यवंशों में जो प्रमुख नाम निकल कर आता है वह नाम आता है यहाँ पर शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर मुगलों को उखाड़ फेंका। काफी महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि चौसा का युद्ध जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस किस के बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 में इस युद्ध को लड़ा गया था दोस्तों। शेरशाह ने मालवा, रायसेन, ग्वालियर पर अपना कब्जा जमा लिया था, अपना कब्जा कर लिया था इन क्षेत्रों पर दोस्तों। ठीक है, सूर्यवंश की बात हो रही है। आगे चलकर शेरशाह ने फिर 1545 में बुंदेलखंड के कलिंजर किले पर आक्रमण किया और उसकी मृत्यु हो गई। बारूद के फटने से दरअसल उसकी मृत्यु या शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। मैं एक बार और बता दूं, यहाँ पर कलिंजर के युद्ध से इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके पहले भी हमने आपके प्राचीन भारत में भी देखा था। तो कलिंजर का जो युद्ध है यानी कलिंजर का किला, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं सूर्यवंश के आक्रमणों की। आगे चलते हैं और सूर्यवंश के आक्रमण के बाद हम देखते हैं कौन सी घटनाएं घटती हैं। आगे चलकर 1555 की अगर हम बात करें तो हुमायूं पुनः दिल्ली पर सम्राट बन जाता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और 1555 में दिल्ली पर फिर से किसका, हुमायूं का शासन हो जाता है दोस्तों।
1556 में अकबर का शासनकाल हो जाता है और अकबर के शासनकाल में मालवा के क्षेत्र में बहादुर शाह पर फिर दोबारा आक्रमण किया जाता है दोस्तों। ठीक है, बहादुर शाह पर यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। उस समय राजधानी मांडू ऐश्वर्य के साथ रानी रूपमती और बहादुर शाह के प्रणय स्थल के रूप में काफी विख्यात थी। तो ये अगर आप जानते हैं, मांडू में रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल भी बना हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये काफी प्रेमी प्रेमिका थे, तो इनके कहानियां जो है वह काफी विख्यात और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। आगे चल के अकबर की गोंडवाना की विजय को महत्वपूर्ण माना जाता है और उस समय इस क्षेत्र का नाम गढ़कटंगा था। गढ़कटंगा जो कि जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है, गढ़ा नाम से इसको कई बार संबोधित कर दिया जाता है। तो अकबर की गोंडवाना की विजय को महत्वपूर्ण माना जाता है, ध्यान रखेंगे। और उस समय क्षेत्र का नाम क्या था? उस समय क्षेत्र का नाम था गढ़कटंगा। आगे चलिए, रानी दुर्गावती का युद्ध अकबर के साथ हुआ जिसमें रानी परास्त हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली दोस्तों। ठीक है, ध्यान देंगे, रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ था अकबर के साथ, जो कि जबलपुर के क्षेत्र में इनका काफी प्रभुत्व माना जाता है। इसके बाद देखें, गोंडवाना राज्य गोंडवंश के ही चंद्रशाह को अपनी अधीनता में सौंप दिया गया। अकबर ने क्या किया भाई? उसके बाद गोंडवाना राज्य गोंडवंश के ही एक राजा थे, जिनका नाम क्या था? चंद्रशाह, उन्हीं की अधीनता में उसको सौंप दिया गया। चलिए, तो यहां तक बात होती है आपके सूर्यवंशों के बाद के, फिर से मूलों की बात हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे के संदर्भ में। तो आगे इसके जो अगला राजवंश आता है वह आता है बुंदेला राजवंश दोस्तों। क्या नाम है? बुंदेला वंश का यहाँ से उदय होता है। और इस वंश की अगर बात करूं तो इस वंश के राजा थे रुद्र प्रताप सिंह, जो कि 1531 में ओरछा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, यानी कि ओरछा नगर को बनाने का यहां से क्वेश्चन आता है। ओरछा नगर, ओरछा दुर्ग से क्वेश्चन आता है, तो किसने बसाया था? बुंदेला राज्य के रुद्र प्रताप सिंह। आगे चलिए, ये किसके समकालीन थे? अगर मुगल शासन के समकालीन की बात करें तो ये जहांगीर, ठीक है, किसके? जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। और इस वंश के प्रसिद्ध जो एक राजा थे बुंदेला राजवंश के, वह थे महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल काफी प्रतापी राजा रहे हैं बुंदेला राजवंश के। तो इनका मुगलों के साथ युद्ध हुआ था और महाराजा छत्रसाल की पराजय हो गई थी दोस्तों। ध्यान रखेंगे, बुंदेला राजवंश के थे महाराजा छत्रसाल, जिनकी पराजय हो गई थी। ठीक, बात करेंगे मध्यकालीन भारत के संदर्भ में। और मध्यकालीन इतिहास की अगर मैं बात करूं तो अगला जो राजवंश आपको पढ़ना है वह आता है बघेल राजवंश दोस्तों। ठीक, बघेल राजवंश की मैं बात करूं तो इनका बघेल साम्राज्य की आप बात करें, जो बघेलखंडी भाषा बोली जाती है, वह आपके पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व वाले इलाके में बोली जाती है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर। तो वहां पर आप शासन देखेंगे, यानी कि रीवा, सतना, पन्ना, ये वाला इलाका जो है आपका ये है। तो बघेल राजवंश की मैं बात करूं आपसे, शासन कहां पर था इनका? रीवा में शासन था। और पूर्व में इस रीवा क्षेत्र को भय था, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रीवा का पुराना नाम क्या था? तो भय था नाम से जानते थे। इस वंश के राजा रामचंद्र के दरबार में से संगीतज्ञ तानसेन को अकबर ने बुला लिया था। ठीक, बघेल वंश के राजा थे रामचंद्र, इन्हीं के शासनकाल में अकबर के जो नौरत्न बाद में बने तानसेन थे। तो तानसेन पहले बघेल वंश के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जिनको की बाद में अकबर ने बुलवा लिया था और अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, संस्थापक अगर मैं मालूम बघेल राजवंश की, तो व्याघ्रदेव, क्या नाम था? व्याघ्रदेव या व्याघ्रराज भी देखने को मिलता है। और इन्होंने बांधवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। किसको? बांधवगढ़, जो कि अभी आप जानते हैं वहां पर एक नेशनल पार्क भी है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और कलिंजर का किला जो है वह बघेलखंड का ही मुख्य किला था। मैं बार बार कह रहा हूँ, कलिंजर के किले से काफी बार और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कलिंजर का किला कहां पर अवस्थित है? ये बांधवगढ़ के इलाके में बघेलखंड का एक मुख्य किला माना जाता था दोस्तों। यहाँ पर आपका मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ से टॉपिक खत्म होते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में दोस्तों। तब तक के लिए क्लास को देते हैं विराम। तब तक के लिए